वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था एनसीईआरटी सार संग्रह का 2019 का संस्करण का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एक परिचय। तो चलो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ हैं: उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लोक वित्त। अर्थशास्त्र में उपयुक्त परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग यानी राजस्व, रेवेन्यू, पब्लिक वेलफेयर, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैंकिंग। दोस्तों यहाँ पे इसे भी हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति ओइकोस और नेमोस शब्द से हुई है। ओइकोस का मतलब है घरेलू, डोमेस्टिक, और नोमोस का मतलब है प्रबंधन या मैनेजमेंट। आइकोनोमिया ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ पे अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में कुछ विद्वानों के मत है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के आधार पर यह कहना उचित होगा कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसकी धुरी धन के चारों ओर घूमती है और जिसके माध्यम से आर्थिक विकास, जन कल्याण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है। नंबर 2, व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे पॉइंट देखते दोस्तों। एडम स्मिथ 1723 से 1790 को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। उनकी पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी वेल्थ ऑफ नेशन इनकी बुक का नाम था। 1776 से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र यानी क्लासिकल इकोनॉमी का उद्भव माना जाता है। अब यहाँ पे अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में और कला के रूप में अर्थ बताया गया है। यानी विज्ञान के रूप में अगर हम देखें तो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, पूर्व अनुमान पर आधारित विभिन्न नियमों का पालन तथा प्रतिपादन, कार्य कारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या। कला के रूप में देखें तो दैनिक जीवन से संबंधित है, व्यावहारिकता से संबंधित है, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति है और दैनिक जीवन में कलात्मक संबंध है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। यानी इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स, द न्यूएस्ट ऑफ द साइंस एंड इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। साधारण भाषा में धन का अर्थ धन और अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना वैयक्तिक स्तर की आर्थिक गतिविधि है। इसी प्रकार किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधि सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अर्थशास्त्र के संबंध में कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में अल्फ्रेड मार्शल की है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 में रॉबिन्सन ने लिखी। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, ये J.M. कीन्स ने लिखी। अब दोस्तों बात करते हैं अर्थशास्त्र के महत्व। सैद्धांतिक महत्व है और कुछ व्यावहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व है ज्ञान में वृद्धि, सिद्धांतों में वृद्धि, तर्क में वृद्धि, तर्क शक्ति में वृद्धि, विश्लेषण में वृद्धि, कल्याण में वृद्धि, अन्य शास्त्रों में वृद्धि और अन्य शास्त्रों के संबंध में ज्ञान। और व्यावहारिकता का महत्व है उत्पादकों का लाभ, श्रमिकों का लाभ, उपभोक्ताओं को लाभ, व्यापारियों को लाभ, राजनीतिज्ञों को लाभ, प्रबंधकों को लाभ, विद्यार्थियों को लाभ, वैज्ञानिकों को लाभ और सरकारों को लाभ। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोग विभिन्न क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं, जिन्हें 2 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मानव द्वारा धन व संपत्ति से संबंधित सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनका मापन मौद्रिक मूल्य के माध्यम से किया जाता है, इसीलिए ये क्रियाएं राष्ट्रीय आय में मूल्य वृद्धि करती हैं। उदाहरण दो, कोई व्यवसाय करना, नौकरी करना आदि। अनार्थिक क्रियाएं मानव द्वारा सामाजिक, धार्मिक अथवा भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से किए गए सभी कार्य अनार्थिक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। इन कार्यों से व्यक्ति को आत्मिक संतुष्टि यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है, न कि धन अथवा संपत्ति की। उदाहरणतः जरूरतमंदों की सहायता करना या रक्तदान करना। आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं उत्पादन है, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन, विनिमय, एक्सचेंज और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोक राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। अब उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीकी आदि का व्यापक महत्व होता है, अतः यह विषय भी अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के अंतर्गत किसी वस्तु अथवा सेवा की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण या उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। आगत
इनपुट को निर्गत या आउटपुट में बदलना ही उत्पादन कहलाता है। अब बात करते हैं नंबर दूसरा भाग, उपभोग। उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है, यानी यूज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कंजम्पशन। उपभोग का वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादकों को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं दोस्त निवेश या इन्वेस्टमेंट की। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिससे उत्पादन का विस्तार किया जाता है ताकि अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। अब बात करते हैं विनिमय। विनिमय का सामान्य अर्थ वस्तुओं के आदान प्रदान से होता है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्र में विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री से है। यह क्रिया धनराशि या मूल्य द्वारा की जाती है, इसीलिए उत्पादन मूल्य भी कहा जाता है, जिसका अर्थ बाजार की अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना है, जैसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार आदि। विनिमय को दो भागों में बांटा जा सकता है, वाणिज्य विनिमय और व्यापारिक विनिमय, यानी कॉमर्शियल एक्सचेंज और ट्रेड एक्सचेंज। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी कंपनी, संस्था या देश द्वारा निर्मित वस्तु या सेवाओं को नागरिक एवं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का तंत्र ही वितरण प्रणाली कहलाता है। वितरण का अध्ययन जिसके द्वारा हम यह ज्ञात होता है हमें कि जो देश में जो उत्पादन किया जाता है उसका देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का वितरण वेतन, मजदूरी, लाभ के रूप में कैसे किया जाए। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध उत्पादन के साधनों की कीमतों से है, जैसे जमीन, श्रमिक, पूंजी, उपक्रम आदि। इसे साधन मूल्यांकन भी कहा जाता है, जैसे जमीन का मूल्य अर्थात किराया, श्रम का मूल्य अर्थात मजदूरी, पूंजी का मूल्य अर्थात ब्याज तथा उपकर्मी या उद्यम का मूल्य अर्थात लाभ। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की शाखाओं, मतलब ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की दो भाग यहाँ पे हमें बताए गए। सबसे पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रेरता एडम स्मिथ थे। व्यक्ति और व्यक्तियों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उद्यम तथा विशेष वस्तुओं का व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत चीज़ें शामिल की जाती हैं। स्पष्ट रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य बाजार में मांग व आपूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखना तथा उपभोग और मांग के अन्य तत्वों की पहचान करना है। देखो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी वस्तु मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, जिसे हम कीमत सिद्धांत कहते हैं, ये दो भागों में है, मांग का नियम और उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत। साधन कीमत पर निर्धारण का सिद्धांत जो होता है, वितरण का सिद्धांत होता है, मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ, और आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र के भाग है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर यहाँ पे दिया गया है। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर है, अंतर का आधार और व्यष्टि अर्थशास्त्र में तथा समष्टि अर्थशास्त्र यानी विषय सामग्री अगर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। तेजी और मंदी के आधार पर देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत फर्म, उद्योग या व्यापारिक इकाइयों में तेजी या मंदी की विवेचना होती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा संपूर्ण मंदी तथा आर्थिक तेजी का स्पष्टीकरण किया जाता है। सहायता में देखें तो उपभोक्ता या फर्म को सर्वोत्तम दशा तक पहुंचाना में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है, जबकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम बिंदु तक पहुंचाने में समष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। सीमा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्षेत्र, सीमांत विश्लेषण आदि पर आधारित नियमों तक सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व आदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समस्याओं के विश्लेषण से अधिक व्यापक हो जाता है। समस्याओं का स्तर व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का ही समाधान प्रस्तुत करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। उपयोगिता व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। महत्व व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल सिद्धांतों की सत्यता को मापदंड प्रदान करने के लिए ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण के संबंध रखता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र लक्ष्य आय का विश्लेषण करता है। निर्देशन व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत कीमत तथा उत्पादन, उपभोग आदि की ओर निर्देश देता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की ओर निर्देश देता है। समस्या व नीति व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन कर नीति की व्याख्या करने में सहयोग प्रदान करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का विश्लेषण कर विश्वव्यापी नीति का निर्धारण करने में सहयोगी है। अब बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैक्रो से हुई है, जिसका अर्थ बृहद या बड़ा होता है।
इस प्रकार व्यापक अर्थशास्त्र का सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता से होता है। यह अर्थव्यवस्था की समस्याएं जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी आदि के अध्ययन से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता तथा अन्यान्योश्रित समझने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय आय, बचत, व्यापार की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी प्राप्ति के प्रयास का अध्ययन भी सम्मिलित है। समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। कुछ है यहाँ पे परिभाषाएं। M.H. स्पेंसर के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था तथा बड़े बड़े व्यापक क्षेत्रों से है। इसके अंतर्गत ऐसी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए महत्व है, जैसे बेरोजगारी का स्तर, मुद्रास्फीति की दर और सकल घरेलू उत्पाद। अर्थव्यवस्था एक ही अलग अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र को आरंभ करने का श्रेय ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स को जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1930 के दशक में वैश्विक मंदी के समाधान का सुझाव दिया था। कहा कि मंदी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था में ही छुपा है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल हैं। अर्थव्यवस्था के माध्यम से एक निश्चित क्षेत्र में या देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, विकासशील अथवा विकासशील विश्व की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं प्रगति स्तर को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था एक सामान्य व्यक्ति को से लेकर संगठनों, कंपनियों तथा सरकारों तक सभी से संबंधित होती है। यह इन सबको प्रभावित करती है तथा इन सब से प्रभावित भी होती है। किसी अर्थव्यवस्था यानी देश में निहित संसाधनों का उसके लोगों की खुशहाली के लिए किस प्रकार से उपयोग या दोहन किया जाए, इस विवाद का प्रारंभ एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया है। तो चलो इसे देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखो यहाँ पे सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण है, यानी नियंत्रण के आधार पर उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था आती है। जबकि विकास के आधार पर अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था आती है। वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश, उत्पादन के साधनों, उत्पाद के वितरण और धन के विनिमय का मुख्यतः निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। सभी आर्थिक क्रियाकलाप अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं और बाजार की शक्तियों की आपसी प्रतिस्पर्धा ही बाजार के स्वरूप का निर्धारण करती है। पूंजी एवं पूंजीपतियों का बाजार पर नियंत्रण होने के कारण इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यवस्था एडम स्मिथ द्वारा प्रतिस्थापित हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें सरकार का बाजार पर न्यून नियंत्रण होता है, इसीलिए संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। अधिकांश विकसित देशों में उदारवादी अर्थव्यवस्था को ही अपनाया गया है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, अर्थात उत्पादन के साधनों, उत्पादों एवं उनके वितरण पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, न कि निजी। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं, बल्कि लोगों का कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ पीपल करना होता है। इसीलिए बाजार की शक्तियाँ नियंत्रित रहती हैं और आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ का वितरण सरकार के द्वारा किया जाता है। उदाहरण तो भूतपूर्व सोवियत संघ था, वो एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस रूप में उदारवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार व्यापार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के कल्याण, इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होती है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मैनार्ड कीन्स के विचारों से प्रेरित थी। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले उदारवादी अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप की नीति और निजी स्वामित्व होता है, प्रतियोगिता पर बल होता है, मांग और पूर्ति के नियमों के आधार पर वितरण होता है और बाजार की शक्तियाँ केंद्र में होती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण होता है और राज्य की कल्याणकारी भावनाएं होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों
पर राज्य और निजी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं। मिश्रित मूल्य पद्धति होती है और निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका विकास के आधार का वर्गीकरण जो अर्थव्यवस्था का है। अविकसित अर्थव्यवस्था उन देशों को अविकसित कहा जाता है जहाँ 3 प्रकार के साधनों प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय में से कोई भी एक नगण्य हो, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र, सहारा रेगिस्तान आदि। विकासशील अर्थव्यवस्था एक अविकसित या विकासशील देश वो है जहाँ एक ओर अपर्याप्त और अर्धपर्याप्त मानव शक्ति को हो और दूसरी ओर अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की कम या अधिक मात्रा उपलब्ध में पाई जाती है। मौद्रिक प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत तथा पूंजी निर्माण का स्तर निम्न हो। विकसित अर्थव्यवस्था उन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है जहां उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा उनका अनुकूलतम या समुचित उपयोग हो रहा हो। अब बात करते देखो अल्पविकसित देशों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है। आर्थिक विशेषताएं और सामाजिक। प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता, प्रति व्यक्ति आय निम्न होना, पूंजी निर्माण निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन, व्यापक बेरोजगारी, आर्थिक विषमता अधिक होना, मौद्रिक संगठनों का अभाव और आयात की अधिकता और द्वैध अर्थव्यवस्था। जबकि सामाजिक विशेषता होती है वहाँ की कि साक्षरता कम होना, रूढ़िवादिता होती है, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक कट्टरता और संकुचित दृष्टिकोण होता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या देशों के अन्य नाम देखो निम्न विकसित, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, जनाधिक्य वाले देश, दक्षिण के देश, अर्धविकसित विकासशील देश, निर्धन देश, कृषि प्रधान देश और तीसरे विश्व के देश ये कहा जाता है। विकसित तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर देखो इन दोनों में क्या अंतर है ये इसे हम आगे पढ़ेंगे। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय विकसित अर्थव्यवस्था में नंबर 1 है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर हो। राष्ट्रीय आय जबकि अल्प विकसित या विकासशील में क्या होता है, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की आय एक निर्धारित स्तर से कम हो। यहाँ है राष्ट्रीय आय विकसित नंबर 2 विकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय व तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान और अल्प विकसित में राष्ट्रीय आय प्राथमिक क्षेत्र का अधिक योगदान होता है। नंबर 3 विकसित अर्थव्यवस्था में वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी प्रगति उच्च स्तर होती है, जबकि अल्प विकसित में वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी का विकास निम्न होता है। आधारभूत संरचना उन्नत स्तर और औद्योगिक रूप से समृद्ध है, जबकि औद्योगिक पिछड़ापन व आधारभूत संरचना निम्न स्तर पर होता है। जनसंख्या का भार कम और उच्च जीवन स्तर होता है, जबकि अल्प विकसित में जनसंख्या अधिक और लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। पूंजी निर्माण की एक उच्च दर होती है और यहाँ पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है और अल्प विकसित में मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात होता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश, और जबकि यहाँ पे अल्प विकसित या विकासशील में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि आते हैं। अब बात करते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी। वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं में से किसी प्रकार से आर्थिक संबंध नहीं रखती, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं तथा निजी क्षेत्रों की भूमिका नगण्य होती हैं, उन्हें बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे उत्तर कोरिया। खुली अर्थव्यवस्था, यहाँ पे एक्स माइनस एम यानी जहाँ एक्स निर्यात है और एम जीरो है, यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था ओपन। यह अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होता है और अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का अन्य देशों के को वह प्रवाह और अन्य देशों से वस्तु और सेवाओं का अंतर प्रवाह होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण वह लेन देन समव्यवहार से प्रभावित होती है। खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण वह लेन देन समव्यवहार से प्रभावित होता है। खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का अधिक प्रभाव रहता है तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं, जैसे हांगकांग, सिंगापुर। आधुनिक विश्व मॉडर्न वर्ल्ड की लगभग अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्था है। बंद और खुली अर्थव्यवस्थाओं में अंतर देखो बंद अर्थव्यवस्था में इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आर्थिक संबंध होता है। इस अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय दोनों एक ही समान होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में अंतर होता है। इसकी आर्थिक क्रियाएं शेष विश्व में होने वाली परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है, जबकि खुली अर्थव्यवस्था में इसकी आर्थिक क्रियाओं से शेष विश्व में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोग, विनियोग दोनों उत्पादन के बराबर होते हैं, जबकि इस अर्थव्यवस्था में उपभोग, विनियोग का योग उत्पादन से अधिक भी हो सकता है और कम भी। इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त नहीं होते और इस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण में नगण्य होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नगण्य होता है, जबकि इस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण और विनियोग दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। यह काल्पनिक अर्थव्यवस्था है और यह वास्तविक अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था यानी के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन और उत्खनन आते हैं, जबकि द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जिसमें निर्माण, विनिर्माण और विद्युत या गैस और जलापूर्ति भी आते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र में परिवहन और संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ
इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य खनन और ऊर्ध्वा खनन और उत्खनन जैसे। द्वितीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के संकल्प, उत्पादन, लेखांकन, इसमें सम्मिलित क्षेत्र है। निर्माण, जहाँ किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण जैसे भवन और भवन विनिर्माण, जहाँ किसी वस्तु का उत्पादन हो जैसे कपड़ा, रोटी आदि मकान। विद्युत, जैसे विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि संबंधी कार्य। तृतीयक व सेवा क्षेत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जो परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रक हैं। चतुर्थ क्षेत्रक जो हमारा आता है, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्रक में बौद्धिक गतिविधियां शामिल हैं, किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि इस क्षेत्र की संबंधित गतिविधियों में शामिल है। पंचम क्षेत्र है समाज व अर्थव्यवस्था के उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संसाधनों, जैसे सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान और गैर लाभकारी संस्थाएं आदि को शामिल इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं तथा समाज कल्याण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र तकनीकों का प्रयोग करके संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर मानव कल्याण का आकलन किया जाता है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र संसाधनों और वस्तुओं का लोगों में इष्टतम आवंटन पर बल देता है, ताकि सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रत्यक्ष रूप से आय के वितरण एवं सामान्य जन की भलाई से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि यदि सभी उपभोक्ता, सभी उत्पादक तथा नियोजक उत्पादन के साधनों का इष्टतम रूप से आवंटन किया जा सके, तो समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्थिक संरचना, किसी देश की राष्ट्रीय आय एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा की मौद्रिक माप है, जो सकल घरेलू उत्पाद से ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय की संरचना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित क्षेत्रों के योगदान से स्पष्ट होती है। अतः सकल घरेलू उत्पाद या राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को राष्ट्रीय आय की आर्थिक संरचना कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक संरचना प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, द्वितीय या गौण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र यानी प्रशासनिक व सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलापों के योगदान से निर्मित है। संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंज, समय के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में अंतर दृष्टिगत होता रहा है। अतः राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में सापेक्षिक परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक के योगदान में हुए सापेक्षिक परिवर्तनों को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है अब उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष जुलाई में विश्व बैंक विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करता है, जिसका आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था का नवीनतम वर्गीकरण 2019 का है। विश्व बैंक ने भारत को विकासशील देशों के सम्मुख करते हुए अब भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देश की श्रेणी में सम्मिलित किया। नवीनतम वर्गीकरण 1 जुलाई 2019 के अनुसार जिन देशों की औसत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1025 से कम है, उन्हें निम्न आय वाले देशों में वर्गीकृत किया गया है। वही जिन देशों की आय $1026 से लेकर $3995 के बीच है, उन्हें निम्न मध्यम आय देश की संज्ञा दी गई है। आय के अनुसार देशों का समूह, निम्न आय वाले देश $1025 या उससे कम प्रति व्यक्ति सकल आय राष्ट्रीय आय, निम्न $1026 से $3995 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और उच्च मध्यम आय वाले देश $3996 से $12,375 के बीच प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और उच्च आय वाले देश $12,375 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। समूह देशों की संख्या, निम्न आय वाले देशों की संख्या 31 देश है, निम्न मध्यम आय समूह वाले देश 47 देश है, और उच्च मध्यम आय समूह वाले 60 देश हैं, जबकि उच्च आय वाले देश 80 देश हैं। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं 2017-18 के अनुसार नॉमिनल जीडीपी पर आधारित ट्रिलियन डॉलर में, ठीक है, क्रम है देश। अमेरिका की जीडीपी 19.39 है, और चीन की 12.24, जापान की 4.87 और जर्मनी की 3.68, इंग्लैंड की 2.62, भारत की 2.60, फ्रांस की 2.58 और ब्राज़ील की 2.6, इटली की 1.65 और कनाडा की 1.65 है। आगे पढ़ेंगे वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियाँ। देखो, सार्वजनिक वस्तुएं, पब्लिक गुड्स, ऐसी सभी वस्तुओं तथा सेवाओं जिनकी व्यवस्था या लोगों के लिए उपलब्धता सरकार द्वारा बजटरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं की जाती है, परंतु जिनका उपयोग सामूहिक होता हो।
अर्थात किसी के उपभोग में वृद्धि दूसरे के उपभोग में कमी नहीं लाती है। इनके उपभोग इनके उपभोग से किसी व्यक्ति को इसीलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई भी कीमत नहीं चुकता कर सकता, जिसे अपवर्जन के सिद्धांत का न लागू होना कहते हैं। शुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे निजी वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं तथा सेवाओं को निजी वस्तुओं कहा जाता है जिनकी उपलब्धता बाजार द्वारा निश्चित की जाती है और जिनका सामूहिक उपभोग संभव नहीं है। इस प्रकार की वस्तुओं के उपयोग से किसी भी व्यक्ति को वंचित होना पड़ सकता है जिसके पास क्रय करने की साधन नहीं है। परंतु वस्तुओं के उपयोग में वृद्धि से अन्य उपलोगों के लिए उनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है। मिश्रित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो न तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तु हो और न ही शुद्ध रूप से निजी वस्तु हो, बल्कि उनमें दोनों के लक्षण विद्यमान हो, तो उसे मिश्रित वस्तुएं कहा जाएगा। मेरिट वस्तुएं ऐसी निजी वस्तुओं को मेरिट वस्तुएं कहा जाता है जो किसी वर्ग विशेष या समुदाय के किसी भाग के लिए इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं कि उनकी व्यवस्था उस वर्ग विशेष के लिए सरकार द्वारा बजट माध्यमों से करनी पड़ती है, जैसे गरीब वर्ग के लिए शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था करना। मेरिट वस्तुओं के उदाहरण है स्थानीय वस्तुएं ऐसी सार्वजनिक वस्तुएं जिनमें उत्पन्न होने वाला लाभ स्थानीय लोगों को प्राप्त होता है और उन्हें स्थानीय वस्तुएं कहते हैं, जैसे गाँव के अंदर स्थित तालाब। सफ़ेद वस्तुएं व्हाइट गुड्स उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों द्वारा घरेलू उपयोग की वस्तुएं जो बृहत यंत्र है ना, यानी मेजर अप्लायंस होते हैं जो जिनका परिचालन कठिन होता है, इनको एक स्थायी जगह पर रखा जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग अप्लायंस इनके उदाहरण है, को सफ़ेद वस्तुएं कहा जाता है। अमेरिका के संदर्भ में व्हाइट गुड्स से तात्पर्य लिनेन से होता है। नारंगी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके कुछ निश्चित समय, मौसम, वर्ष के बाद बदल दिया जाता है, ऑरेंज गुड्स कहते हैं, जैसे कपड़े आदि। लाल वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो तीव्र दर से परिवर्तनीय हैं और जो निम्न लाभांश सीमा प्रदान करती हैं, उनको लाल वस्तुएं कहा जाता है, जैसे खाद्य उत्पाद। पीली वस्तुएं ऐसे उत्पाद जिन पर अधिक लाभांश सीमा होता है तथा एक लंबे समय के बाद बदले जाते हैं, उन्हें येलो गुड्स की संज्ञा दी जाती है। भूरी वस्तुएं ब्राउन गुड्स ऑडियो विजुअल दृश्य श्रव्य उत्पाद जैसे रेडियो, स्टूडियो, टेलीविजन आदि को ब्राउन गुड्स कहते हैं। प्रारंभ में ये सभी यंत्र लकड़ी के कैबिनेट और असेंबल से होकर आते थे, इसी के कारण इन्हें ब्राउन गुड्स कहा जाता है। गिफिन की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग वृद्धि, कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन की वस्तुएं कहलाती हैं। इस वस्तु का उपभोग समाज का अत्यंत निम्न आय वर्ग का समूह करता है। इसीलिए जब विभिन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो अन्य वस्तुओं का उपभोग कम करके उपभोक्ता इसकी मांग को बढ़ाता है। सामान्यतः कीमतों में वृद्धि अपवादों के समय होती है। इन्फीरियर गुड्स ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग तथा उपभोक्ता की आय में प्रतिकूल संबंध होता है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। इस प्रतिकूल संबंध का कारण है कि संबद्ध वस्तु के निकट स्थानापन्न तथा श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली अनेक वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती है। जब आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता प्रायः बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु को खरीदकर आवश्यकता की पूर्ति करना चाहेगा। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूटेड गुड्स जो होते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे चाय और कॉफी, चीनी और गुड़। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर अन्य वस्तु की मांग पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरक वस्तुएं जब किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो या दो से अधिक वस्तु